हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड ये सब क्या होता है, इनको हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं और इनका एडजस्टमेंट करना बुक्स के अंदर क्यों जरूरी है। एक प्रिंसिपल आया था, नाम था गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। वो कहता है कि बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो फिर हम लोग अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए उसको सर्टेन इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं और वो इंटरवल्स अपने नॉर्मली 12 मंथ्स के होते हैं और ऐसा अपने को बोलता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो 12 मंथ्स इज द अकाउंटिंग पीरियड। तो अब हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मेरे माइंड में होना चाहिए कि मेरे लिए करंट ईयर क्या है। व्हाट इज करंट ईयर? करंट ईयर इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st अप्रैल ऑफ ए ईयर एंड एंडिंग ऑन द 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2019 से आपका ईयर स्टार्ट हुआ है तो 31st मार्च 2020 को आपका ईयर एंड हो जाएगा। तो ये जो 12 मंथ्स का पीरियड है, इट विल बी अकाउंटिंग ईयर और यू कैन से इट इज ए फाइनेंशियल ईयर, जिसके दौरान हम लोग प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। अब यही जो ईयर है वो कुछ कंट्रीज के अंदर 1st जनवरी टू 31st दिसंबर भी फॉलो होता है। तो जो भी ईयर है, बट ये 12 मंथ्स का पीरियड होता है जिसके हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने। प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने जो एक्सपेंसेस है वो कभी आप एक्स्ट्रा पे कर देते हो, कभी आप कम पे करते हो, कभी आपको इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है, कभी आपको इनकम काम कर दिया लेकिन फिर भी रिसीव नहीं हुई है। तो आपको हमेशा एक चीज माइंड में रखना है, करंट ईयर। क्या माइंड में रखना है? करंट ईयर से रिलेटेड मुझे एक्सपेंस लेना है, करंट ईयर से रिलेटेड मुझे इनकम लेनी है, तभी मेरा सही सही प्रॉफिट निकल के सामने आएगा। कई बार बिजनेस के अंदर एक्सपेंस और इनकम के अंदर ड्यू अमाउंट और एक्चुअल पेड और रिसीव्ड अमाउंट में डिफरेंस होता है। जैसे सपोज करो मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, 5000 पर मंथ का रेंट है जो मुझे पे करना है लैंडलॉर्ड को। अब मैं उसको पूरे साल यूज करता हूं, दैट मीन्स 60,000। अब मैंने काम किया कहीं नहीं किया, मैंने दुकान चलाई चाहे नहीं चलाई, मेरा सेल हुआ या नहीं हुआ, कस्टमर आया नहीं आया, लेकिन लैंडलॉर्ड को उससे कोई मतलब नहीं है। उसको 5000 पर मंथ इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी 60,000 रेंट उसको चाहिए, उसको देना ही पड़ेगा, भले मेरा बिजनेस चला चाहे नहीं चला। तो यानी कि अगर मुझे अपना प्रॉफिट लॉस निकालना है तो मुझे एक्सपेंस के रूप में 60,000 लेस करना ही पड़ेगा। अगर मैं 60,000 लेस नहीं किया तो मेरा सही प्रॉफिट नहीं निकलना है। लेकिन सर, क्या आपने 60,000 पे कर दिया? सिचुएशन 1, यस मैंने पे कर दिया, तो देर इज नो एडजस्टमेंट, कोई आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड कुछ नहीं है। समझे बात को? 60,000 वो देना था और मैंने पेड कितना किया? 60 पे किया, कोई एडजस्टमेंट नहीं। सिचुएशन नंबर 2, मैंने 60 पे करना था लेकिन मैंने कहा मेरा भाई साहब बिजनेस चला नहीं है तो मैं आपको अभी 50 ही देता हूं, 10,000 आप मेरे से ले लेना। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपका पैसा खा जाऊंगा, 10,000 आप मेरे से बाद में ले लेना। यहां मैंने 10,000 पेंडिंग छोड़ दिया, बट फिर भी मुझे एक्सपेंस में 60 दिखाना पड़ेगा। सर कैसे? आपने पे तो 50 किया, 10,000 मेरा आउटस्टैंडिंग रह गया, पेंडिंग रह गया, उसे भी मुझे बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी मेरा करंट ईयर का सही प्रॉफिट आएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड, सिचुएशन नंबर थर्ड, मैंने उसको 60 पे करने वाला था लेकिन उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब 4 मंथ्स का एडवांस दे दो मेरे को। तो मैंने उसको 80,000 पे कर दिया। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, मैंने कहा लो भाई साहब आप 80,000 लेके जाओ, लैंडलॉर्ड को मैंने 80 दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 20,000 उसको खुश होके मैंने कहा लो आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, गिफ्ट नहीं है। नेक्स्ट 4 मंथ्स जो अगले साल के 4 महीने उनमें पे नहीं करूंगा, उनका अभी दे चुका हूं। तो अब बताना, क्या मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है तो क्या खर्चा 80 हो गया? तो आप बोलोगे नहीं सर खर्चा तो 60 है, तो फिर वो 20 जो एक्स्ट्रा चला गया कैश में से उसे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी मुझे अपना एक्सपेंस तो 60 ही रखना है, पे कर दिया 80 तो 20,000 वापस से कम करना पड़ेगा। तो उसको मैं बोलता हूं प्रीपेड। क्लियर है? तो ये प्रीपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड, ये सब हम लोग एडजस्ट करते हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ट्रू प्रॉफिट और लॉस, एक्चुअल रिजल्ट्स। अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे ये देखना है कि मेरे प्रॉफिट लॉस कितने हुए हैं एक करंट ईयर के अंदर,
तो मुझे इन सबको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। समझ में आया बात? तो सर इनको एडजस्ट हम लोग कैसे करते हैं? तो देखो कंसेप्ट सारा हमने लास्ट क्लास में डिटेल में देखा था, 2 प्रिंसिपल पढ़े थे, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स किए थे। आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं कि उनको करने के बाद में जो ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आपको इन पॉइंट्स से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ऐसा मुझे कंफर्मेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। अभी क्वेश्चन के साथ साथ मैं कंसेप्ट को पूरा का पूरा रिकैप करवाऊंगा, पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा फिर से। चलो, एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, उस क्वेश्चन को इतना अच्छे से देखना, कैसे मैं सोल्व कर रहा हूं, कैसे सारी चीजें मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा, बट पूरा फोकस करना, सब क्लियर होएगा। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। देयर आर 2 वर्कर्स रिसीविंग सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ ईच। पर मंथ ईच 2 वर्कर है। कौन कौन है सर? एक तो है चिंटू जी, एक है मिंटू जी। 2 वर्कर है हमारे पास, चिंटू मिंटू। और हम लोगों ने इनको क्या देना है? 5,000 चिंटू को देना है और 5,000 मिंटू को देना है। ईच लिखा हुआ है और पर मंथ है, यानी कि इनको इंटू 12, 60,000 प्लस 60,000, यानी मुझे टोटल मिला के अगर कोई पूछे कि सर एक साल में कितना सैलरी पे करना पड़ेगा, तो सैलरी पे करना पड़ेगा 1,20,000 रुपए का। 1,20,000 इज द एक्सपेंस विच आई हैव टू इनकर्ड फॉर सैलरी। पॉइंट क्लियर हुआ? अब मुझे ही बताओ कि 2 महीने मेरा बिजनेस नहीं चला या 2 महीने बिजनेस बंद ही हो गया, कोई कोरोना वोरोना आ गया, उसके चक्कर में बंद हो गया, मुझे क्या इनको सैलरी देना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा। मेरे कस्टमर आए चाहिए नहीं आए, मैंने कुछ कमाई किया या नहीं किया, बट सैलरी आपको पता है एक फिक्स एक्सपेंस होता है। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन हम लोग मान के चल रहे हैं कि इनकी सैलरी फिक्स है, ठीक है। देयर मे बी सम एक्सेप्शनल सिचुएशन, तो वो है तो अलग बात है। अभी फिलहाल नहीं तो सैलरी इनकी फिक्स है, मुझे 1,20,000 पे करना ही पड़ेगा। सर आपके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है तो अभी पे नहीं करूंगा, लेकिन बाद में पे करना पड़ेगा। बट इन्होंने जो मेरे लिए काम किया है उसके लिए इनको पे करना पड़ेगा। तो सैलरी इज ए फिक्स एक्सपेंस। आपने वर्कर्स को, परमानेंट वर्कर्स को सैलरी आपको देना पड़ता है, भले ही वो काम करे चाहे ना करे, आपके पास काम हो नहीं हो, अर्निंग हो नहीं हो, बट उनको हर केस में सैलरी देना पड़ेगा। तो 1,20,000 आपका करंट ईयर का एक्सपेंस हो गया। बट क्या आपने केस में 1 लाख यानी आपने कैश या चेक के थ्रू 120 पे किया, कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बस इतना सा फंडा है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो, जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं वो हमारा कैश या बैंक में से हम लोग एडजस्ट करते हैं। जो भी हमने पे करना है वो कैश या बैंक में से एडजस्ट होना है। बट जो पे करना चाहिए, जो पे करना चाहिए मुझे, वो मेरा कैपिटल से एडजस्ट होता है। सर दोनों एक ही तो बात है, जो आपको पे करना चाहिए उतना ही तो आप पे करोगे, दोनों में फर्क है। पे करना चाहिए मुझे 1,20,000, बट मेरे पास पैसे कम थे, हो सकता है मैं पे करूं एक्चुअल में 1 लाख, तो 20,000 पेंडिंग रह गया। तो कैश में से जितना पे कर दिया वो लेस होता है, कैपिटल में से जो पे करना चाहिए था वो लेस होगा। और ये दोनों अगर बराबर है तो ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं। बट ये दोनों अगर डिफरेंट है, अमाउंट अगर डिफरेंट है, जो पे करना चाहिए था और जो आपने पे किया है उसमें अगर डिफरेंस है, तो दैट विल बी आइदर आउटस्टैंडिंग और मे बी इट विल बी प्रीपेड। इसी को तो हमें एडजस्ट करना है, बस आपको इसको एडजस्ट करना समझे, मतलब आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना समझ आ गया। तो चलो देखो, ये आपके सामने सिचुएशन है, तो ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया। ये मेरा क्या है, ये मेरा चाहिए था शुड बी पेड। शुड बी पेड कितना है? 1,20,000। ये चेंज नहीं होगा आपका, पे करना चाहिए था आपको 1,20,000। अब आप कम ज्यादा पे करते हो, पेमेंट का अमाउंट चेंज हो सकता है, बट आपकी करंट ईयर की सैलरी है वो चेंज नहीं है, वो आपकी फिक्स है, 1,20,000 रहेगा। नेक्स्ट ईयर आपका इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, बट अभी फिलहाल करंट ईयर के लिए 1,20,000 फिक्स है। तो देखो, जो मैं पे करूंगा तो वो मेरा एसेट में से कैश के अंदर जाएगा
और जो भी मुझे एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है बुक्स में वो मेरा कैपिटल में एडजस्ट होगा। प्लस मैंने एक कॉलम और यहाँ पे बना लिया कि अगर मैं एक्स्ट्रा पे करूंगा तो मेरा प्रीपेड हो सकता है, या कम पे करूंगा तो मेरा आउटस्टैंडिंग हो सकता है। ठीक है, वो बाद की बात है। अब देखो 3 सिचुएशंस देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट में आपको बोला है पेड ₹1,20,000, आपने 1,20,000 रुपए पे किए एंड शुड बी अमाउंट कितना है 1,20,000। तो देखो जितना आप पेड करते हो वो आपका कैश में से माइनस हो जाता है, क्योंकि आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, वर्कर को जा रहा है, तो आउटफ्लो है, माइनस करो। और आपका कैपिटल में भी माइनस हो जाता है 1,20,000, बट पेड वाला नहीं, ये वाला जितना पेड करना चाहिए था, जितना मेरा साल भर का एक्सपेंस है वो मेरा कैपिटल से माइनस हो गया। तो यहां पे आपका कैपिटल में भी -120, यानी करना चाहिए था भी 1,20,000 और पे कर भी दिया 1,20,000, यानी कि कोई प्रीपेड नहीं, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं। सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 में आपने पेड कर दिया 1,50,000। सर ज्यादा क्यों पे किया? देखो 1,20,000 है, सीधी सी बात है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट तो नहीं चलाना कि मैं उसको एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। तो मैंने उसको एक्स्ट्रा पे नहीं किया है, मैंने उसको एडवांस पे किया। मैंने उसको 120 की जगह 30,000 रुपए वर्कर को एडवांस पे कर दिया। मान लो मैंने 3 मंथ्स का एडवांस दे दिया उनको। बट मुझे बताओ करंट ईयर के अंदर आपको पे करना कितना चाहिए था? शुड बी पेड कितना है? 1,20,000 है अभी भी, बट आपने पे कर दिया ज्यादा। तो जितना आपने पेड कर दिया वो तो आपका कैश में से माइनस हो जाएगा। बट आपने ज्यादा पे कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खर्चा ज्यादा बढ़ गया। क्लियर है? एक्सपेंस अभी भी आपका 1,20,000 ही है, भले ही आपने 1,50 पे किया है, 30,000 आपको नेक्स्ट ईयर कम पे करना पड़ेगा, तो वहां पे वो बराबर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मेरा एक्सपेंस तो कितना है 120 है, तो कैपिटल में से तो मैं 120 ही माइनस करूंगा। तो फिर आप बोलोगे कि सर 120 आपने पे करना था, कर दिया 150, तो 30,000 रुपीज क्या है ये? प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। इट इज प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड हमारी एसेट होती है, हमें वर्कर से 3 महीने तक अब काम करवाना है, तो हम लोग के बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगी प्रीपेड सैलरी, ये हमारी एसेट होती है। आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं, हमारी तरफ से पेंडिंग कुछ नहीं है, बल्कि हमने तो 3 महीने का एडवांस दे रखा है। तो ये हो गया आपका प्रीपेड। अब समझ आएगा कैसे प्रीपेड बनता है, और ये बहुत जरूरी होता है बच्चे। इसको एडजस्ट अगर नहीं करते, 150 यहां 150 यहां डाल देता, तो मेरा प्रॉफिट लॉस क्या हो जाता? गलत आ जाता। तो सही प्रॉफिट लॉस चाहिए तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको करंट ईयर का समझ आना चाहिए। कैपिटल के साथ में अटैच कर लो वर्ड, यहां पे हमेशा जो करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस है, कैपिटल के साथ में हमेशा करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम शो किया जाता है। पेमेंट उसका कम या ज्यादा हो सकता है, और वो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो आपका इन 4 में से कुछ भी बन सकता है: आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड। ठीक है, चलो उसके बाद में अपने आओ थर्ड पॉइंट पे। आपने पे किया 1 लाख, तो 1 लाख जितना पे कर दिया कैश में से माइनस करो। बट अभी भी आपने चाहे 1 लाख पे किया, बट शुड भी कितना पेड किया जाना चाहिए था? तो आप बोलोगे सर अभी भी 1,20,000 ही पे करना चाहिए था, क्योंकि वर्कर तो वही 2 वर्कर है और उनकी 1 साल की सैलरी 120 बनती है। तो अब देखो 120 पे करना चाहिए था, लेकिन आपने 1 लाख ही पे किया है, तो क्या 20,000 आपने वर्कर से माफ करवा लिया? आपने वर्कर्स को बोल दिया कि 1 लाख ही दे पाएंगे? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं किया हमने। वर्कर का पैसा खा थोड़ी नहीं जाएंगे, 20,000 बाद में देना पड़ेगा। तो अभी आपके ऊपर क्या हो गया है? बर्डन हो गया। चिंटू मिंटू आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो आपके लिए ये 20,000 क्या बन जाएगा? आउटस्टैंडिंग, आपकी लाइबिलिटी है, नेक्स्ट ईयर पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर आपको 140 पे करना पड़ेगा, तो 20,000 रिकॉर्ड करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग के अंदर। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, और ये फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग चारों टर्म्स समझने वाले हैं। सबसे पहले ये पॉइंट्स आपको क्लियर कर देता हूं कि हम लोग एक्सपेंस में जब भी एडजस्ट करना होता है तो हम लोग 2 अकाउंट ओपन करते हैं। एक होता है अपना आउटस्टैंडिंग, एक होता है प्रीपेड। ठीक है, पॉइंट तो 2 ही है ना, या तो ज्यादा पे हो जाएगा या कम पे होगा।
सेम इन द केस ऑफ इनकम। अब अगर इनकम की बात करें तो भी दो एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, एक होता है एक्रूड, एक होता है अनअर्न्ड। ज्यादा रिसीव हो गई, कम रिसीव हुई है, दो ही पॉइंट हो सकते हैं। तो एक्सपेंस के लिए वर्ड यूज करता है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड और इनकम के लिए यूज करता है एक्रूड अनअर्न्ड। तो अभी देखना इस क्वेश्चन के अंदर ये चारों पॉइंट्स हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एसेट्स के अंदर कैश का कॉलम तो मैं ले ही लेता हूं, इधर मैंने कैपिटल ले लिया और दो चीज इनमें से आपके दो तो एसेट होते हैं, दो आपकी लाइबिलिटी होती है। ये आपके लिए एसेट है, ये आपके लिए एसेट है, और ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है। सर ये क्यों है? अगर समझ आ रखा है तो ठीक है, नहीं तो अभी समझ आ जाएगा सब चीजें। उसके बाद मैंने यहां ले लिया आउटस्टैंडिंग प्लस अनअर्न्ड, ठीक है। सारे अकाउंट ओपन कर दिए हैं। अब देखते हैं जहां पे किस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन से अकाउंट पे इफेक्ट आएगा वो हम लोग लिखते हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1, अच्छा ट्रांजेक्शन नंबर 1 से पहले आपको बोला है कि 1 लाख का बैलेंस आप एज्यूम कर सकते हो। पूछ रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एज्यूमिंग 1 लाख बैलेंस इन बोथ कैश एंड कैपिटल। तो ये लोग मैंने कैश के अंदर 1 लाख रुपए का बैलेंस एज्यूम कर लिया, ठीक है। इन सब के अंदर अभी फिलहाल कोई बैलेंस नहीं है। अब ट्रांजेक्शन नंबर 1, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर 1 के अंदर क्या बोल रहे हैं, रेंट इज पेबल एट द रेट 2000 पर मंथ। पेबल, पेबल मींस आपको पे करना पड़ता है। रेंट कितना है? 2000 है, चाहे आपका काम चले नहीं चले, बट 2000 रुपए हर महीने आपको लैंडलॉर्ड को जाओ पकड़ाओ, ठीक है। फिर आपने एक महीना खत्म हुआ, फिर लैंडलॉर्ड को 2000 रुपए लेकर के जाओ। बट आपकी इच्छा है, आप दो दो महीने से एक साथ आप कहोगे सर हम तो 2 महीने का एक साथ दे देंगे, हर महीने नहीं देंगे, हम सर 4 महीने का एक साथ दे देंगे, वो आपकी मर्जी है। बट ड्यू तो कैसे हो रहा है? मंथ बाय मंथ हो रहा है। तो ड्यू आपका कितना हो जाएगा? मंथ बाय मंथ, मंथ बाय मंथ होते होते आपका टोटल ड्यू हो जाएगा 12 मंथ्स के अंदर 2000 से हर महीने 2000 दो, तो कितने रुपए ड्यू हो गए? 24,000। बट आपका पेमेंट है वो आपका और लैंडलॉर्ड के रिलेशन पर डिपेंड करता है। हो सकता है लैंडलॉर्ड आपको बोले एडवांस दो, हो सकता है मंथली दो, हो सकता है क्वार्टरली दो, तो वो कोई मैटर नहीं है। बट आपका ड्यू हमेशा 24,000 रुपए होएगा। इसको माइंड के अंदर नोट कर लो, ये आपका करंट ईयर से रिलेटेड है। और आपको मैंने बोला था करंट ईयर से रिलेटेड जितना भी, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, उसको हम लोग कैपिटल में लेके जाते हैं। तो यहां कैपिटल में मैं माइनस कर रहा हूं 24,000। बात समझ आई? 24,000 रुपए भले ही मैं पे करूं चाहे ना करूं। पेमेंट कितना किया है ये वाला, ये पॉइंट देखना छोड़ ही दो। जैसे ये लिखा 2000 पर मंथ है, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। 24,000 रुपए कैपिटल में लेस होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां पे कर दूं मैं 1 लाख तो भी यहां 24 आएगा, यहां मैं 0 पे करूं तो भी यहां 24,000 आएगा। क्योंकि बात को समझो, आपने दुकान यूज कर चुके हो 12 महीने के लिए, 24,000 रुपए आपका खर्चा है। पेमेंट अलग चीज होता है, ड्यू हो जाना अलग चीज होता है। तो आपका ड्यू हो गया, वो मैंने यहां लेस किया। पेड कितना किया? 20,000। और पेड का अमाउंट आपका लेस होता है कैश में से। और जब भी आपका इन दोनों में डिफरेंस आता है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अब ये क्या बन गया। तो एक्सपेंस के लिए दो चीज हो सकती है, या तो आउटस्टैंडिंग होगा या प्रीपेड होगा। तो अब देख लो, 24 पे करना था, 20 ही पे किया, तो 4,000 पेंडिंग रह गया। प्रीपेड नहीं, 4,000 पेंडिंग पड़ा है। तो प्रीपेड में 0 लिखो, एक्रूड में 0, आउटस्टैंडिंग में लिखो 4,000। हो गया आपका कंप्लीट। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, समझे बात को। उसके बाद देखो सेकंड वाला, रेंट इज पेबल, फिर से 2000 पर मंथ है, तो मैं कैपिटल के अंदर फिर से 24 लिख लेता हूं। बट मैंने पे कितना किया? तो लिखा हुआ है पेड ₹24,000। तो इस बार सर ये तो गजब हो गया, करना पे 24,000 था और कर भी दिया 24,000। तो अब बताओ अब किस बात की दिक्कत है? सब जगह 0 कर दो, कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। 24,000 देना था, 24,000 दिया, हिसाब बराबर। थर्ड पे आ जाओ, फिर से 2000 पर मंथ पे करना था। ये लो, मैंने फिर से यहां तो 24 आएगा, उस बात में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस है इसलिए लेस करेंगे। लेकिन पेड लिखा है ₹30,000, इस बार कैश 30,000 रुपए चुका दिया। इसका मतलब 3 महीने का एडवांस हो गया। ठीक है सर, कोई बात नहीं है, 30,000 रुपए कैश में से माइनस कर लेते हैं हम लोग। और आपने
ये बताना क्या हो गया, ये 6,000 का जो डिफरेंस है, 24 देना था फिर 30 क्यों दे दिए उसको? उस बिल्डिंग ज्यादा अच्छी लगी आपको, खुश होके दिए आपने 6,000? नहीं सर नहीं, वो पैसे 6,000 नेक्स्ट ईयर यूज आ जाएंगे। तो 6,000 अभी फिलहाल आपके लिए क्या रह गया? प्रीपेड। 6,000 इज द प्रीपेड, और बाकी सब जगह जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट के अंदर रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब हम लोग इनकम की बात कर रहे हैं। ये अभी तक हमने एक्सपेंस की बात किया था, अब हम लोग इनकम की बात कर रहे हैं। रिसीवेबल मींस इनकम। तो इनकम के अंदर क्या लिखा है? रेंट इज रिसीवेबल एट द रेट 2,000 पर मंथ। 2,000 पर मंथ आपको रिसीव होना है इस बार, ठीक है। तो आपको साल भर की कितनी इनकम हो गई? 2,000 इंटू 12 सेम 24,000। तो 24,000 रुपए मेरा कैपिटल में आ जाएगा। लेकिन इस बार मेरी इनकम है इसलिए माइनस नहीं बल्कि प्लस होगा। कैपिटल के अंदर हम लोग ऐड करेंगे अपनी इनकम। लेकिन अब वही क्वेश्चन कि सर 24,000 रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? जितना रिसीव हुआ वो कैश में आ जाएगा। हो सकता है आपको कम रिसीव हो सकता है ज्यादा रिसीव हो सकता है पूरा 24,000 रिसीव हो। बट रिसिप्ट को देखे बिना हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरी इनकम 24,000 है, ठीक है। चाहे ज्यादा मिल भी जाए तो वो नेक्स्ट ईयर का होगा। करंट ईयर की इनकम कितनी है? 24,000 है। कम मिले तो भी मेरी इनकम 24,000 है, बाद में मिल जाएगा। तो 24,000 मैंने इनकम में लिखा, लेकिन रिसीव हुआ है 26,000। तो कैश के अंदर प्लस करो 26,000, 26,000। अब देखो कंपेयर करो इनको, 24 मिलना था 26 मिल गया। इसका मतलब 2,000 रुपए, 2,000 रुपए क्या हुआ? एक्स्ट्रा लेके रख लिया आपने, जिसका अभी तक आपने सामने वाले ने बिल्डिंग यूज ही नहीं किया है, उस महीने का किराया भी आपने एक्स्ट्रा रख लिया। तो जब आपने एक्स्ट्रा रख लिया इसका मतलब ये आपके लिए 2,000 रुपए की इनकम क्या है? ये इनकम आपके लिए क्या है? अनअर्न्ड है, अभी तक कमाई नहीं है। रिसीव कर चुका हूं बट सामने वाले ने बिल्डिंग को 1 महीने यूज करना है, उसके बाद में अर्न होना है मुझे। तो 2,000 रुपए मेरे लिए अनअर्न्ड है। बात समझ आई? उसके बाद में नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर फिर से रेंट मेरा रिसीवेबल तो वही है 24,000 ऐड करूंगा मैं इनकम के अंदर, बट रिसीव्ड रुपीज 18,000, लेकिन मिला मुझे 18,000 ही। सर ऐसा कैसे हो गया? अभी कई बार होता है कि आपका जो टेनेंट है, किराएदार है, वो आपका इतना फ्रेंडली है कि आप उसको ज्यादा तकादा नहीं कर सकते हो। 3 महीने का दिया नहीं, पिछले 3 महीने से दे ही नहीं रहा है, बोल रहा है दे दूंगा, ऐसे करते ईयर खत्म हो गया। तो फिर भी मैंने कमा लिया कि नहीं कमा लिया? यस, बिल्डिंग यूज कर रहा है, मेरी बिल्डिंग 12 महीने यूज कर चुका है, पैसा दिया चाहे नहीं दिया, मेरे लिए इनकम पूरे 12 महीने की हो चुकी है। लेना है वो बाद में ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास कई तरीके हैं लेने के पैसे। तो 6,000 रुपए बोलो अब आपको मिलना है कि आपका लगना है? सर 6,000 रुपए आपका मिलना है कि आपका लगना है? सर मिलना है हमारे को, 6,000 रुपए कम दिए हैं, उसने कम दिए हैं, तो हमें अब मिलना है। तो मेरे लिए एसेट है, उसको नाम देते हैं हम लोग एक्रूड का, एक्रूड रेंट। और बाकी सब जगह जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको टोटल वोटल करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन हम लोग टोटल करते हैं, बट यहां पे ये इक्वेशन आपको मैंने खाली समझाने के लिए सिचुएशंस बनाई है। ये सारी सिचुएशन एक साथ नहीं होती है, या तो आप ये 20,000 पे कर सकते हो, या आप 24 पे कर सकते हो, 30। एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों चीजें नहीं हो सकती है, ठीक है। तो सिचुएशन समझाने के लिए सब पॉइंट्स दिए थे, तो पॉइंट्स अच्छे से नोट करो इनको। और ये अगर आपको सारी चीजें समझ आ गई तो ये मान के चलो कि इसके अलावा कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह बहुत आसान टॉपिक है, टेक्निकल जरूर है, बट इनकी नॉलेज बहुत जरूरी है टू फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। चलो, उम्मीद करते हैं आपको एक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।